हेलो एवरीवन। आप लोग अक्सर डिमांड करते हैं कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाओ, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाओ। तो ये एक प्रैक्टिस के लिए आंसर्स मैंने लिखे थे। ऑल्दो सम्यक में जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके सभी आंसर्स मैं खुद अपने हाथ से लिख करके देती हूँ, ताकि कंटेंट नहीं लेकिन एटलीस्ट प्रेजेंटेशन से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो यदि मैं कहूँगी कि हर एक पेपर के जो 10 नंबर का क्वेश्चन हैं, पहले में 7 आते हैं, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 आते हैं, तो यानी 7 और 8 15 और 7 22 है ना। 22 क्वेश्चन में आप अगर 2-2 नंबर की लीड ले लेते हो तो 44 नंबर की लीड हो जाती है सिर्फ अकेले 10 मार्कर्स से। और ऐसे ही अगर आपने 5 मार्कर्स में भी लीड लेने की कोशिश कर रही है, समझ लीजिए कि यू कैन मेक योर प्लेस इनटू टॉप एटलीस्ट सिंगल डिजिट रैंक। तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको अपने कंटेंट के साथ साथ उसके प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना होगा। तो यहाँ एक और सैंपल आंसर है। ये इनफैक्ट क्वेश्चन पेपर भी मैंने ही बनाया, सैंपल आंसर भी मैंने बनाए। तो सोचा जब किसी और ग्रुप में डिस्कस कर रही हूँ तो आपके साथ में भी डिस्कस कर लेना चाहिए, आप मेरी बहुत ही अच्छी ऑडियंस है इसलिए। तो क्वेश्चन क्या था, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि पोर्टफोलियो होता क्या है। पोर्टफोलियो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे काम करती है और उसके लिए उसने अलग अलग सब हेड्स बना रखी हूँ, तो उनको हर एक को पोर्टफोलियो कहते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस है ना, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, क्या क्या काम करती है। बीपीओ भी चलता है उसका बहुत बड़ा, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम भी चलता है। वो हमें पता है टीसीएस आयोन नाम से एक टेस्टिंग एजेंसी भी है। तो इसका मतलब 3 डायरेक्शन में काम कर रही है। इनके अलावा इनके मेंटेनेंस का भी काम है, इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी हैं। तो इस सब चीज़ों को इंडिविजुअली हम कहते हैं अलग अलग पोर्टफोलियोज हैं। लेकिन अब विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में इस पोर्टफोलियो का क्या मतलब है। यहाँ मतलब ये है कि किसी आदमी ने सारी कंपनी नहीं खरीदी, किसी एक जगह कोई और थोड़ा सा निवेश किया है, तो थोड़े किसी कोई कैपिंग भी होनी चाहिए। तो विदेशी निवेश जो कि प्रतिभूतियों यानी सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल एसेट्स के रूप में यानी वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में किसी संस्था के कुल 10% या उससे कम मूल्य के शेयर में इन्वेस्टमेंट होता है। कैसे, यह शेयर मार्केट में नहीं होगा, शेयर मार्केट से बाहर होगा। यानी एक कंपनी के ओनर से जो अभी इन्वेस्ट करना चाह रहा है वो मिलेगा और कहेगा कि आपके मुझे इतने परसेंट शेयर दे दो और आपको पेमेंट मैं आपके अकाउंट में कर देता हूँ या कंपनी के अकाउंट में कर देता हूँ। यह शेयर मार्केट के थ्रू नहीं होता। अगर ये शेयर मार्केट के थ्रू हो यानी वाया सेबी हो तो उसको हम कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, FII कहा जाता है। लेकिन यदि यह शेयर मार्केट से बाहर होता है तो उसको हम कहते हैं FPI। जैसे ये 10% से ऊपर हो जाता है तो हम उसको कह देते हैं FDI। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। FDI क्या है, 10% से ऊपर। 10% की क्लॉज क्यों है, क्योंकि भारत में जो कंपनीज एक्ट है उसके हिसाब से जिस व्यक्ति का 10% शेयर है उसको बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में स्थान देना कंपलसरी है। तो आप क्या करेंगे, यदि 10% से नीचे शेयर खरीदते हैं तो आपको बोर्ड ऑफ यानी मैनेजमेंट निवेशक को प्रबंधन का अधिकार नहीं मिलेगा। और ये अल्पकालिक भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, लेकिन जनरली अल्पकालिक नेचर का होता है। ये वाया शेयर मार्केट नहीं होता, यानी वाया सेबी नहीं होता। इट इज ऑन अ पर्सनल नोट। और यदि वाया सेबी होगा तो उसको हम कहेंगे FII। तो इसमें मैंने लिखने की कोशिश की है। इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए 10% को मैंने बॉक्स में डाला है, प्रतिभूतियों को मैंने अंडरलाइन किया है, वित्तीय संपत्तियों को भी, परिसंपत्तियां जो भी है उसको मैंने अंडरलाइन करने की कोशिश की है। मेरी हिंदी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, कहीं अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो कृपया माफ कर दीजिए। आगे चलते हैं। उच्चाधिकार प्राप्त मुद्रा के घटक। कई जगह आपको लगेगा 3 घटक हैं, कई जगह दिखेगा 4 घटक हैं। मैंने 4 घटक लिखने की कोशिश की है क्योंकि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है सबसे 4 घटक होते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए उच्चाधिकार प्राप्त मुद्रा जो है वो है कैसी, क्योंकि 15 शब्द दिए हैं तो चलो लिबर्टी है, कुछ एक्स्ट्रा बता देते हैं हम। तो एक्स्ट्रा क्या है कि ये बहुत ही सुगम है और तरल है। सुगम यानी एक्सेसिबल है, तरल यानी लिक्विड है, बहुत आसानी से काम में आ सकती है। तो इसको कहते क्या है, इसे घटक है। जनता के पास टोटल कितनी करेंसी है, उन्होंने बैंक में क्या जमा करा रखा है, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं कितनी है और बैंकों ने रिजर्व बैंक के पास क्या जमा करा रखा है, उन सबको मिला लेंगे तो वो क्या होगी, हाई पावर्ड मनी। नेक्स्ट इज DAP उर्वरक एवं इसकी सब्सिडी। तो प्लीज क्वेश्चन को पढ़िए फिर से। DAP उर्वरक एवं इसकी सब्सिडी यानी 2 कंपोनेंट है। जो आदमी डायरेक्ट मतलब बिना गौर से पढ़े और कूदेगा इस क्वेश्चन के अटेम्प्ट करने के लिए तो क्या लिखेगा सिर्फ कि अभी भी केंद्र सरकार ने DAP उर्वरक की सब्सिडी को 500 रुपए से बढ़ा करके 1200 रुपए कर दिया प्रति बैग। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें पहले जो क्वेश्चन पूछा उसको पहले एड्रेस करना है।
तो डीएपी उर्वरक को बारे में बताइए कि इसका फुल फॉर्म है डाई अमोनिया फॉस्फेट का क्षारीय उर्वरक, यानी एल्कलीन सॉल्ट है, फर्टिलाइजर है। फिर ये है कि केंद्र सरकार ने, क्योंकि करंट अफेयर्स का मुद्दा था, 2021 के बजट में घोषणा हुई थी, तो केंद्र सरकार ने डीएपी उर्वरक की सब्सिडी को रुपए 500 से बढ़ाकर रुपए 1200 प्रति बैग, अब ये बैग कितने किलो का है, 50 किलो कर दिया है, और बजट भी 2021-22 से। सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर इट, करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, योजनाओं के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, और फर्टिलाइजर हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है सीधा सीधा सब्सिडी के फॉर्मेट में। अब चलते हैं आगे, टैक्स अवॉइडेंस और उसका समाधान। अब ये देखिए सवाल क्या था, टैक्स अवॉइडेंस और उसके समाधान। इसमें एड्रेस क्या किया गया है, सिर्फ और सिर्फ टैक्स अवॉइडेंस। कि मैंने जानबूझ के एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, इसमें एक से ऊपर कोई नंबर देगा ही नहीं। क्या लिखा हुआ, सिर्फ टैक्स अवॉइडेंस के बारे में लिखा हुआ, उसको एग्जांपल लिखा हुआ है। यहाँ उदाहरण की जगह उदाहरण यहाँ आ जाता, लेकिन हमें यहाँ इसका समाधान लिखना चाहिए था, इसलिए मैंने जानबूझ कर इसको समाधान नहीं लिखा कि सो दैट आई कैन एड्रेस दिस पॉइंट टू यू कि हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट। चाहे आप एक लाइन का एक ही समाधान लिखो, लेकिन लिखो। फिर है लॉरेंस वक्र और गिनी गुणांक, ये तो शायद बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन, आप पढ़ लीजिएगा, आपको आ जाएगा समझ में। आगे चलते हैं, पीएम किसान योजना। अधिकांश बच्चे कैसे लिखेंगे इसको, कि सभी किसानों के जो रजिस्टर्ड किसान हैं उनके अकाउंट में साल में 6,000 रुपए आते हैं, 2,000 गुणा 3 करके, यानी 3 किश्तों में आते हैं, हर 4 महीने से आ जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ ये इतनी नहीं है स्कीम, आपको सबसे पहले लिखना चाहिए कि पीएम किसान योजना का फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म है किसान सम्मान निधि, इनफैक्ट 2018 से चल रही है, 18 में अनाउंस हुई थी, 19 से तो सबके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। फिर 3 किश्तों में कुल 6,000 रुपए का भुगतान होगा, यहाँ है सीधे खाते में प्रति वर्ष, यानी डीबीटी स्कीम है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है। तीसरा 100% पैसा कौन दे रहा है, सरकार, केंद्र सरकार, तो ये केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित यानी फंडेड। फिर 10 करोड़ किसान करीब लाभान्वित हैं इससे, और ये आधार से 100% जुड़ी हुई है, यानी कोई भी ऐसा किसान नहीं है इसका आधार कार्ड नहीं है जो इस स्कीम से बेनिफिट ले रहा है। आई होप ये इंफॉर्मेशन अगर आप याद कर लेते हो तो आप इसमें 5 मार्कर को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। क्या एडिशनल लिखना पड़ेगा, किसके फायदे क्या है, फायदे तो एक तो किसानों की आय बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, दूसरा उनको जो बीज के लिए या खाद के लिए जो निर्भरता होती थी वो थोड़ी कम हो जाएगी। मैं नहीं कहूंगी 6,000 में सारा बीज आ जाएगा, लेकिन थोड़ी निर्भरता। इनफैक्ट इसके इनडायरेक्ट बेनिफिट में भी आप लिख सकते हो कि कंटिजेंसी में काम में आने वाला धन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसको, ठीक है। तो वो 5 नंबर का जब सवाल अटेम्प्ट करोगे तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन के साथ साथ आप उसको भी इंक्लूड करो कि क्या लाभ है। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। स्वनिधि योजना थी, इसका फुल फॉर्म था प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। तो सबसे पहले आप किसी भी स्कीम के लिए, स्पेशली मोदी जी के टाइम पे तो ना इतने सारे एक्रोनिम्स आए हैं, हमें सबको याद करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको उसका एक्रोनिम फुल फॉर्म करके बताओ, फिर बताओ कि योजना थी क्या। तो कोविड के दौरान लॉन्च की गई थी, इनफैक्ट ये 2020 की स्कीम है। फिर 10,000 रुपए तक का बिना मोर्गेज के लोन, मोर्गेज का मतलब होता है रहन, यानी बिना किसी गारंटी के लोन मिलेगा। मोबाइल ऐप से आप अप्लाई कर सकते हो, नियमित भुगतान पर 7% ब्याज सब्सिडी मिलेगी। और कौन कौन एलिजिबल लोग थे, लाभार्थी, देखो यहाँ लाभार्थी कौन कौन, तो जितने लाभार्थी आपको याद आते हैं ना स्ट्रीट वेंडर्स टाइप, उन सबके नाम लिख दो, मतलब टाइप लिख दो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था विश्व बैंक समूह के घटकों के नाम लिखिए। हम याद कर लेते हैं कब गठन हुआ, लेकिन हम इनको भूल जाते हैं, तो इनको भी बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मौद्रिक नीति समिति, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। फिर ये तो लिखने की जरूरत नहीं कब स्टैब्लिश हुई, क्योंकि सिर्फ 2 नंबर का सवाल है, हमें 5 नंबर वाला आए ना तो लिख दीजिएगा। अब देखिए मैंने क्या क्या डालने की कोशिश की है। एक तो मूल्य स्थिरता का काम करती है, यानी इन्फ्लेशन को रोकने का काम करती है। फिर एक्सचेंज रेट्स को यानी विनिमय दरों में स्थायित्व लाती है, और रोजगार सृजन के उद्देश्यों के हिसाब से इसको गठित किया गया था। इसके सदस्य 6 होते हैं, और 6 के आगे देखो मैंने एरो बनाया है, आप वहां बना सकते हो और अच्छा लगता है, मतलब कॉपी दूर से अलग दिखती है आपकी, तो आप ऐसे एरोज वहां मेंस की कॉपी में बना सकते हो। 3 आरबीआई से गवर्नर सहित और 3 सरकार से होते हैं। और इनफैक्ट आप ऐसे लिख सकते हो गवर्नर के पास वीटो पावर होता है, लेकिन वीटो पावर कब, नहीं वीटो नहीं,
और डिसाइडिंग वोट होता है इनके पास में, डिसाइडिंग वोट होता है। जब भी ऐसा लगे ना कि क्लैश की स्थिति है, बराबर हो गए हैं, तो आरबीआई गवर्नर का वोट जिस साइड होगा वो साइड जीत जाएगी। फिर इसकी बैठक प्रति 2 माह से, और किन उपकरणों पे काम करते हैं, कौन कौन से टूल्स हैं, तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीएलआर, एसएलआर, सीआरआर, एसएलआर, एटसेट्रा एटसेट्रा। मुझे लगता है मौद्रिक नीति समिति का जब आप शॉर्ट नोट बनाते हो तब भी आपको कुछ ऐसी चीजें लिखनी चाहिए, लेकिन रेपो रेट के आगे आप इक्वल टू करके पेंसिल से लिख लो जो करंट रेपो रेट है, और जैसे ही अपडेट हो इरेज करके दोबारा अपडेट कर लो, ताकि आप यदि मेंस में उत्तर आ जाए तो आप डेट लिख देना। जैसे रेपो रेट के बारे में आपने ऐसे लिखा, तो आप लिखिए कि फरवरी 2022 के अनुसार रेपो रेट 4.5%, वॉट एवर इज द रेट। लेकिन आप हाँ ये वाला मेंस जरूर मेंशन करके आना जब आप लिखो तब। तो कॉपी अगर आपकी 1 साल बाद ही चेक हो तो आपने वो दे रखा है रेफरेंस की किस हिसाब से बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट इज स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। जिन्होंने कुछ नहीं सुना इसके बारे में, उनको इसका अनुमान कैसे लगाना है उसके बारे में बताती हूँ। पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो क्या करें। तो नहीं पढ़ा तो अभी देखो स्टार्टअप का मतलब क्या होता है। स्टार्टअप का मतलब होता है नया नया व्यवसाय, और नया नए टाइप का। ऐसा नहीं कि मतलब नई स्कूल खोल ली ना, वो स्टार्टअप नहीं है। स्टार्टअप है नया व्यवसाय और नए प्रकार का, यानी जिसमें कुछ नया इनोवेशन हो, कुछ नई बात हो। प्लस सीड फंड क्या है, सीड का मतलब होता है बीज। तो यदि आपने कोई नया आइडिया निकाला और जो आइडिया है वो तो दिमाग में एक बीज की तरह है, उसको हम फंड दें यानी उसको पैसा दें, तो क्या वो आइडिया एक अच्छे उद्यम के रूप में बन सकता है? हाँ बन सकता है। तो सीड फंडिंग क्या है, किसी नए स्टार्टअप के आइडिया को शुरुआती रूप में वो ग्रांट देना जिससे वो उद्यम का फॉर्मेट ले सके, यानी वो धरातल पे आ सके, उसको कहते हैं सीड फंडिंग। अब ये देखिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम आपके हिसाब से कौन लॉन्च करेगा, दिमाग लगाओ। स्टार्टअप इंडिया किसका प्रोजेक्ट था? मोदी जी का। 5 साल हो गए थे, तो इसका मतलब है केंद्र सरकार की योजना है। तो सबसे पहले तो आप ये लिखो केंद्र सरकार की योजना है, ठीक है। और बाद में लिखो कि नए व्यवसाय, नए प्रकार के नए व्यवसाय जिनमें नवोन्मेष हो, उनको शुरुआती फंड देने के लिए चालू की गई स्कीम। यदि आप इतना भी लिख दोगे तो ये तो 100% तय बात है कि 1 नंबर यानी 50% मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। तो किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको लगता है कि मैंने इस बारे में कुछ नहीं सुना, तो उसके शब्दों को आप डीफ्रेज करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि इन शब्दों से क्या बन पाता है, और फिर उससे रिलेटेड कुछ लिख दीजिए। आपको पक्की बात है मार्क्स जरूर मिलेंगे। अगला देखते हैं। अगला है पालनहार योजना। पालनहार योजना वैसे बहुत बड़ी योजना है। अच्छा मैं आपको एक टिप देती हूँ। टिप ये कि जब आपको लगे कि पालनहार योजना आप डाउनलोड करोगे पीडीएफ, तो कम से कम 5 पेज का डॉक्यूमेंट आएगा। क्या इस एग्जामिनेशन के लिए 5 पेज के डॉक्यूमेंट की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। वही जो मैं काम करती थी बता देती हूँ आपको, आपके सामने इनफैक्ट करके दिखा सकती हूँ मैं कि पालनहार योजना को कैसे मैंने ढूंढूं। तो मैं पहले इंटरनेट ऑन कर लेती हूँ, मैंने बंद कर रखा था, और यही खोलने की कोशिश करते हैं ना। सो आई वुड राइट पालनहार योजना इमेजेस। तो आपको जो इमेजेस मिलेंगी वो सरकार की तरफ से छापी हुई स्कीम्स होती है। सरकार जो, ये देखिए जैसे सरकार का पब्लिकेशन है ये, ठीक है। तो आपको इसमें क्या दिख रहा है कि पात्र बालक और बालिका क्या है, श्रेणीवार दस्तावेज कौन से हैं, जमा कराए अन्य दस्तावेज कौन से हैं, अनुदान राशि कितनी है। तो आपको इम्पोर्टेंट बात ये देखिए। तो आपको करना क्या है, आपको जब शॉर्ट नोट्स बनाने हो या इनफैक्ट किसी भी योजना के नोट्स बनाने हो, तो आप क्या कीजिए, उस योजना का नाम लिखिए, उससे संबंधित इमेजेस को सर्च कर लीजिए। जैसे ये वाला देखिए, पालनहार योजना में अब तक 2 लाख से अधिक बच्चों को, ये सरकार की तरफ से पब्लिश किया गया है, मतलब मेरा नहीं किया गया। तो अगर यदि आप सरकार की तरफ से जो पब्लिश किया गया कंटेंट है उसको रेफर करेंगे तो आपको ना तो ये चिंता होगी कि भाई ना मेरा कंटेंट सही है कि गलत है। दूसरा ये देखिए किस किस को मिलेगा, तो सभी प्राप्त लाभ किस किस को हैं, अनाथ संतान किन किन की, एड्स पीड़ित माता पिता की संतान, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता की संतान, फिर ये नाता जाने वाली माता की संतान, विकलांग माता पिता। तो यानी आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इतनी ही चाहिए कि आप इन वजह से निकाल सकते हो, पूरा पीडीएफ पढ़ने की जरूरत है नहीं। इसमें देखने वाली चीजें क्या है, कितने रुपए मिलेगा, किसको मिलेगा और कौन कौन एलिजिबल है।
सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि किसी भी योजना से संबंधित कोई भी चीज यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप गूगल पे जाकर के उसकी इमेज ढूंढ लीजिए और उसमें से इंपॉर्टेंट चीजों को एक पेज पे लिख के रख लो एंड यू आर डन विद द स्कीम। नेक्स्ट इज राजस्थान युवा संबल योजना में किए गए नवीनतम संशोधन। सवाल मैंने जानबूझ के ऐसा ही बनाया था कि संशोधन हो क्योंकि मैंने एक बार आर्थिक समीक्षा से वीडियो बनाया। मैंने कहा कि आर्थिक समीक्षा में लिखा हुआ है, लोगों ने कहा कि इसको 4000 कर दिया। मैं कहा हाँ भाई, लेकिन मैं आर्थिक समीक्षा पढ़ा रही हूँ। तो मैं आज फिर से मैंने सोचा इसी पे एक क्वेश्चन बनाते हैं। जब आपसे ऐसा कुछ भी पूछा गया जाए तो आप लिखिए कि पहले कितना था और अभी कितना कर दिया गया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। संशोधन कब बताएंगे? जब पुराना पता हो तभी तो पता चले नया संशोधन ही कर दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए यू नीड टू मेंशन कि राशि पहले कितनी थी अब कितनी है और ये अनिवार्यता क्लोज नहीं जोड़ दी गई है। तो दिस इज हाउ यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। दो क्वेश्चन और देखते हैं, ये तो मैंने लिखा ही नहीं जानबूझ करके। एक क्वेश्चन ये कि राजस्थान में डेयरी विकास का संस्थागत ढांचा बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि डेयरी पे बहुत सालों से सवाल नहीं आया। 2016 में आया था पशु नस्ल सुधार का, वो भी डेयरी से संबंधित नहीं था। हालांकि हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली ये डेयरी को इम्पैक्ट करता है, लेकिन डेयरी हमारे सिलेबस का हिस्सा है तो उससे डायरेक्ट सवाल नहीं आया। तो मुझे लगता है इस बार आने की संभावना थोड़ी बनती है। तो हमें बताना होगा कि त्रिस्तरीय ढांचा है। यदि 5 नंबर में सवाल आए तो आप ढांचा बना करके ऐसे आओ। यहाँ लिखो एपेक्स एजेंसी यानी शीर्ष संस्था, उसका नाम है आरसीडीएफ। आरसीडीएफ। फिर दूसरे लेवल पे क्या है? जिला दुग्ध उत्पादक संघ। और तीसरे नंबर पे लिखोगे आप प्राथमिक स्तर पे। प्राथमिक, तो ये क्या है? उत्पादक, वो भी उत्पादक संघ ही है खाली। तो उनमें क्या करने हैं काम? ये हजारों की संख्या में, मोर देन 12,000 होंगे आज के दिन में। तो वो दूध एकत्र करना, फॉर्डर देना, अन्य सहायता देना, वो सब कुछ है। यहाँ 22 है और ये एक शीर्ष स्तर पे संस्थान है। तो मैं कहना क्या चाह रही हूँ आपको कि यदि 5 नंबर में आए तो ऐसा डायग्राम बनाइएगा, 2 नंबर में आए तो ऐसा लिखिए, और 10 नंबर में आए तो डायग्राम भी बनाओ, ये भी बनाओ, इनकी स्कीम्स भी लिखो, और ये भी लिखो कि इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से कैटल काम में आ रहे हैं, यानी गाय कौन कौन सी नस्लें हैं, भैंसें कौन कौन सी अच्छी नस्लें हैं जो दूध अच्छा देती हैं। और फिर ये लिखिए कि भारत में राजस्थान दूसरे नंबर पे है दुग्ध उत्पादन के कंटेक्स्ट में। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू एड्रेस द सेम क्वेश्चन एट 3 लेवल्स, 2 नंबर का, 5 नंबर का और 10 नंबर का। फिर अगला है पर्यटन विकास हेतु कृष्णा सर्किट। आई थिंक ये तो बहुत ही कॉमन है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत हमारे यहाँ से 6 हैं, 6 में से 3 तो शायद जयपुर के ही हैं, एक खाटू श्याम जी है और एक नाथद्वारा वाले हैं, ये रहे श्रीनाथ जी, गोविंद देव जी, कनक वृंदावन, चरण मंदिर, गलता जी, जयपुर से 4, और खाटू श्याम जी मंदिर स्थित हैं। तो हमने देखे 2 नंबर के सवाल। मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम 5 नंबर के और 10 नंबर के सवालों को भी एड्रेस करेंगे। तो आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और मैं जल्दी ही बड़े आंसर्स भी लेकर के आऊंगी। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।